हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जो आपके लिए क्लास लेके आए हैं वो है आपकी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू नोट सेट। आपके नोट सेट के एग्जाम जितने भी बार में हुआ है, अभी आपका नोट सेट जो स्ट्रीम हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 2020 से। ठीक है, 2020 के बाद में आपके जो एम्स का जो एग्जामिनेशन होता है किसके लिए, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, वो किसके थ्रू होता है, आपके नोट सेट के थ्रू। ठीक है, तो नोट सेट जब से 2020 में आया है उस टाइम से मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, जो आपके सिलेक्शन के लिए काफी ज्यादा मैंडेटरी हो जाते हैं। तो अपन चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। जो पहला एमसीक्यू है आपके पास में वो ये है, देखिए कि टोल टी वेव सीन इन विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, इन्होंने दिया है, बेसिकली क्वेश्चन आपका किस पे बेसिस आएगा, ईसीजी के बेसिस पे। ठीक है, इन्होंने बोला है कि टोल टी वेव जो आपका ईसीजी होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होता है, ईसीजी होता है। यहाँ पे मैं बात करूँ पी क्यू आर एस एंड टी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे क्या होती है, वेव्स होती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला टोल टी वेव, टोल टी वेव सीन इन विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो पहला आपके पास में हाइपरनेट्रीमिया, सेकंड ऑप्शन आपके पास में हाइपोकैलेमिया, थर्ड ऑप्शन आपके पास में हाइपरकैलेमिया एंड फोर्थ वन इज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना जो राइट आंसर है वो चूज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है हाइपर कैलेमिया। क्या होगा राइट आंसर, हाइपर कैलेमिया इज द राइट आंसर। हाइपर कैलेमिया के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, अगर हाइपर कैलेमिया क्या हो रहा है हाइपर कैलेमिया का मतलब क्या हो गया कि पोटेशियम जो है उसका क्या होना, इंक्रीज होना। नॉर्मल पोटेशियम लेवल अगर मैं बात करता हूँ आपके सीरम के अंदर, तो वो होता है 3.5 टू 5.1 मिलिक्विलेंट पर लीटर। ये क्या क्या होता है, आपका नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है। ठीक है, तो इस लेवल पे अगर मैं बात करता हूँ कि हाइपरकेलेमिया अगर है, यानी कि 5.1 से ग्रेटर देन 5.1 मिलिक्विलेंट अगर पर लीटर आपका क्या है, पोटेशियम का लेवल है। ठीक है, इससे भी ज्यादा अगर क्या है पोटेशियम का लेवल है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, जो टी वेव है ये क्या देखने को मिलेगी, टोल टी वेव देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं अपन टोल टी वेव किस तरीके से होती है। तो देखिए ईसीजी चेंजेस इन पोटेशियम इम्बैलेंस। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मल कैलेमिया, कि यहाँ पे जब आपका जो पोटेशियम का लेवल है वो कितना रहेगा, 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अगर इस बीच में रहता है तो आपको इस तरीके की ईसीजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए ये आपका पी वेव था, मैंने जैसे बताया आपको, यहाँ पे क्यू आर एस एंड टी। ठीक है, नॉर्मल में क्या होगा, लगभग ये टी वेव जो है वो इतना टोल नहीं होगा, इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। लेकिन देखिए नेक्स्ट ईसीजी देखिए हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया में क्या हुआ, शैलो टीवी, शैलो का मतलब थोड़ा सा क्या है, इसके अंदर डिप्रेशन है एंड प्रोमिनेंट यू वेव यहाँ पे देखने को मिल रही है। एस टी सेगमेंट जो है उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, हाइपर कैलेमिया की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए आपका फ्लैट पी वेव है। ठीक है, डिक्रीज आर वेव एम्पलीट्यूड, जो आर वेव था कौन सा, ये वाला आर वेव जो था, ठीक है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, वाइडन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जो आपका क्यू आर एस, ये क्या होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। एंड एस टी सेगमेंट भी क्या रहता है यहाँ पे, डिप्रेस्ड एक्स टी सेगमेंट देखने को मिलेगा। और जो टोल एंड पिक्ड टी वेव देखने को मिलेगी, ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको, हाइपर कैलेमिया के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ जो आपका जो क्वेश्चन था वही था कि टोल एंड पिक्ड टी वेव किस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में देखने को मिलेगी। तो यहाँ जो राइट आंसर था वो क्या था आपका, हाइपर कैलेमिया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अच्छा, एमआई की यहाँ पे अगर मैं इसी चीज की बात करता हूँ, तो देखिए एमआई के अंदर क्या होगा आपका, एस टी सेगमेंट में क्या देखने को मिलेगा, एलिवेशन। यहाँ पे क्या था, एस टी सेगमेंट के अंदर दोनों तरफ डिप्रेशन था। क्या था, एस टी सेगमेंट के अंदर दोनों में डिप्रेशन था। लेकिन एस टी सेगमेंट में अगर एलिवेशन जहाँ पे भी देखने को मिले, उसको कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, एमआई, माइकार्डियल इंफ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं अपन। एंटीडोट ऑफ हिपेरिन पूछा है, किसका एंटीडोट पूछा है, हिपेरिन का।
तो ऑप्शन ए आपके पास में वॉरफेरिन, ऑप्शन बी आपके पास में विटामिन के, ऑप्शन सी आपके पास में लेनाक्सोन एंड ऑप्शन डी आपके पास में प्रोटामाइन सल्फेट। तो राइट आंसर यहाँ पे फटाफट से आप अपना कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रोटामाइन सल्फेट इज द राइट आंसर। हमेशा हेपेरिन, हमेशा जो एंटीडोट होता है, एंटीडोट ऑफ ड्रग्स से हमेशा एक क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, आज तक नर्सिंग का कोई ऐसा एग्जाम नहीं रहा जिसके अंदर एंटीडोट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। एंटीडोट से हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन रहता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अपन देखते हैं टॉक्सिन कौन सा होगा और उसके लिए एंटीडोट क्या क्या होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसिटोमिनोफेन। एसिटोमिनोफेन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो एंटीडोट होता है वो क्या होगा, एसिटाइल सैलिसिलेट। ठीक है, एसिटाइल सिस्टेन। दूसरा है आपका कोलिनर्जिक्स। एंटी कोलिनर्जिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो फियोस्टिगमाइन एंड नियोस्टिगमिन क्या होंगे यहाँ पे इसका एंटीडोट होगा। आर्सेनिक का अगर मैं एंटीडोट की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, सक्सीमर एंड डाइमर कैप्रोल। बेंजोडाइजेपिन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लूमेजेनिल। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ। बीटा ब्लॉकर्स का क्या होगा, ग्लूकागोन। बीटा ब्लॉकर्स का क्या होगा, ग्लूकागोन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की मैं बात करता हूँ तो कैल्शियम क्लोराइड 10% या फिर ग्लूकागोन जो है क्या रहने वाला है, इसका एंटीडोट रहने वाला है। कार्बामेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो एंटीडोट रहने वाला क्या है, एट्रोपिन। साइनाइड का अगर मैं देखूँ, साइनाइड मोस्ट क्या होता है, टॉक्सिन होता है। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन होता है एक तरीके का। इसका अगर मैं बात करता हूँ तो विटामिन B12, सोडियम थायोसल्फेट एंड नाइट्रेट, ये क्या होता है इसका साइनाइड का एंटीडोट होता है। डिगोक्सिन का एंटीडोट बहुत बार पूछा गया है, डिगोक्सिन का एंटीडोट भी बहुत बार पूछा गया है। डिजीमाइंड या फिर डिजी फैब क्या होता है इसका एंटीडोट होता है। डोपामिन का फेंटोलामाइन होता है। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल का अगर मैं बात करता हूँ तो एथेनॉल 10% होता है। हेपेरिन का, जैसा अभी आपका जो लास्ट क्वेश्चन था वो किससे रिलेटेड था, हेपेरिन से, तो हेपेरिन से भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो हेपेरिन का जो एंटीडोट होता है क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट। आयरन की मैं बात करता हूँ तो आयरन का क्या होता है, डेस्फेरोक्सामाइन। ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। आइसोनियाजिड जो आईएनएच आपकी जो टीबी की ड्रग होती है उसकी क्या होता है, पायराडॉक्सिन विटामिन B6। विटामिन B6 जो है इसका क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। लेड का अगर मैं बात करता हूँ तो इथाइलिन डाई एसिटिक एसिड होता है इसका EDTA एंड डाइमर कैप्रोल किसका, लेड का एंटीडोट होता है। मिथेनॉल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका एथेनॉल 10% एंटीडोट होता है। मिथाइल हेमोग्लोबिनेमी की बात करता हूँ तो मिथाइल ब्लू या फिर विटामिन C इसका क्या होता है, एंटीडोट होता है। ओपियोइड्स का भी बहुत बार पूछा हुआ है, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन रहता है कि ओपियोइड्स का जो एंटीडोट होता है क्या होता है, नेलेक्सोन होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ऑर्गेनोफॉस्फोरस का, तो एट्रोपिन एंड पैरालिडोक्सिन क्या होता है इसका, ऑर्गेनोफॉस्फोरस का। सैलिसिलेट का अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, स्नेक बाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो एंटीविनम एंड कार्टालिड पॉलीवेलेंट होता है। ठीक है, वॉरफेरिन की अगर मैं बात करता हूँ तो विटामिन के क्या होता है इसका एंटीडोट होता है। इस तरीके से आपको एंटीडोट्स के बारे में ध्यान रखना है कि कौन से टॉक्सिन का क्या एंटीडोट वहां पे आपको देना है। एंटीडोट से हर एक एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, कहाँ पे, इंडिया में। तो देखिए ऑप्शन ए आपके पास में विटामिन A डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी आपके पास में कैटेरैक्ट, ऑप्शन सी आपके पास में ग्लूकोमा एंड ऑप्शन डी आपके पास में है ट्रैकोमा। तो फटाफट से अपना राइट आंसर आप चूज कर लीजिए, देन अपना आंसर शो करते हैं। तो ब्लाइंडनेस की अगर मैं बात करता हूँ विटामिन A डेफिशिएंसी, ठीक है, कैटेरैक्ट या फिर ग्लूकोमा या फिर ट्रैकोमा, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, कैटेरैक्ट इज द राइट आंसर। कि कैटेरैक्ट की वजह से क्या होता है, आपका जो लेंस होता है इसकी ओपेकनेस जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है, पारदर्शिता कम हो जाती है। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैटेरैक्ट। तो कैटेरैक्ट इज द मोस्ट लीडिंग कोज ऑफ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का मोस्ट लीडिंग कोज क्या है आपका, कैटेरैक्ट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं अपन। द हीट रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी इज लोकेटेड एट। हीट रेगुलेटरी यानी कि अपनी बॉडी के अंदर जो हीट का प्रोडक्शन होता है, हीट का जो लॉस होता है, उसको जो रेगुलेट करने वाला जो सेंटर होता है वो बॉडी में कहाँ लोकेटेड होता है। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया। ऑप्शन ए आपके पास है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन बी आपके पास में थैलेमस, ऑप्शन सी आपके पास में लिम्बिक सिस्टम, ऑप्शन डी आपके पास में हाइपोथैलेमस। फटाफट से अपना राइट आंसर आप चूज कर लेंगे, देन अपना आंसर जो है वो शो करेंगे यहाँ पे।
तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है आपका हीट रेगुलेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है। देखिए तो चलिए अब अपन समझते हैं कि किस तरीके से आपका जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है किसको, आपके टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को। तो होम्योस्टेसिस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी का जो इनर एनवायरनमेंट है उसको क्या करके रखना, मेंटेन करके रखना। इन केस अगर आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, इसकी वजह क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे स्टिमुलस के लिए इन्होंने दिया कि या तो आपने क्या किया, एक्सरसाइज की है, या फिर आप किसी भी हॉट सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में आए हो। इसकी वजह से आपका जो हाई टेम्परेचर वाला ब्लड है ये कहाँ पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस की कूलिंग मैकेनिज्म क्या होने वाली है, वहाँ स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, कूलिंग मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो एंटीरियर जो हाइपोथैलेमस होता है, कौन सा, एंटीरियर लोब ऑफ हाइपोथैलेमस, ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आपकी कूलिंग के लिए। ठीक है, देखिए अब ये एक्टिवेट होगा, यहाँ पे एक्टिवेट होने के बाद में दो मैकेनिज्म चलेंगी। एक तो क्या होगा कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है, ये क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। ठीक है, डायलेट होने के बाद में यहाँ पे रेडिएशन मेथड से क्या होगा, हीट लॉस होगा आपकी स्किन सरफेस से। सेकेंडली क्या होगा कि आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स थी, ठीक है, ये एक्टिवेट होंगी और वहां से क्या होगा, स्वेट क्या निकलेगा, स्वेट निकलेगा, तो उसकी वजह से इवापोरेशन मेथड से क्या होगा, आपका हीट लॉस होगा। देखिए हीट लॉस की अगर मैं बात करता हूँ, मेथड ऑफ हीट लॉस, मेथड ऑफ हीट लॉस की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे चार मेथड होते हैं आपके, कंडक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन एंड रेडिएशन। ठीक है, इन्हीं चार मेथड से आपकी बॉडी से कंप्लीट क्या होता है, हीट लॉस होता है। ठीक है, दोनों मेथड से आपका पेरिफेरल ब्लड वेसल्स क्या हुई, डायलेट हुई, तो वहां पे रेडिएशन मेथड से क्या हो रहा है, आपका हीट लॉस हो रहा है, और आपकी स्वेट ग्लैंड्स ने क्या निकाला, पसीना निकाला आपकी बॉडी में से। ठीक है, और वो क्या हो गया, इवापोरेशन की मेथड से क्या हो गया, वहां पे कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। दोनों की वजह से क्या होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, लो हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे पहुंचेगा, आपका जो थर्मोस्टेटिक मैकेनिज्म वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, थर्मोस्टेसिस या फिर हीमोस्टेसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट की मैं बात करता हूँ कि अगर किसी भी कंडीशन में आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, लो होता है, तो इसके लिए कौन सा, हीट प्रोडक्शन के लिए कौन सा, आपका पोस्टीरियर लोब ऑफ हाइपोथैलेमस क्या है, इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, देखिए अब आपका फिर से क्या होगा, हाइपोथैलेमस ने अपने आप को एक्टिवेट किया, फिर से दो मैकेनिज्म होगी। या तो वो क्या करेगा कि जो पेरिफेरल जो ब्लड वेसल डायलेट हुई तो उनको क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, और आपका जो ब्लड है उसको कहाँ डाइवर्ट कर देगा, जो आपके डीपर ऑर्गन्स है, या फिर जो आपका सेंट्रल जो बॉडी है जिसके अंदर वाइटल ऑर्गन्स आते हैं, वहां तक उस ब्लड को क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, और आपकी पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स थी उनको क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। अब पेरिफेरल ब्लड वेसल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो जो आपकी कूलिंग जो सराउंडिंग्स थी उनके कांटेक्ट में क्या नहीं आएगी, आपकी स्किन वाला ब्लड जो है उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसकी वजह से भी वहां पे हीट लॉस क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रुक जाएगा। यानी कि हीट लॉस नहीं होगा तो ब्लड का जो टेम्परेचर है वो और लो नहीं होगा। सेकेंडली कि हीट का प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, देखिए आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको क्या किया जाएगा, सिवरिंग होगी आपके अंदर, कपकपी आएगी। ठीक है, जिसकी वजह से भी क्या होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। ठीक है, आपकी मसल्स को काम करने के लिए क्या चाहिए, मेटाबॉलिज्म, यानी कि आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू। और मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है तो उसके जो रिजल्ट में क्या निकलती है, हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब दोनों ही, एक तो ब्लड वेसल्स जो है वो क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, दूसरी आपकी मसल्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सीवर करना स्टार्ट कर दिया। इन दोनों की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ जाएगा। जब तक आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर पहुंचेगा तब तक क्या हो जाएगा, आपका हिमोस्टेसिस जो है वो मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से आपका जो हीट रेगुलेशन है वो कंप्लीट बॉडी का होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ड्रग ऑफ चॉइस इन इंक्रीज आईसीपी, बहुत बार हर एक एग्जाम का क्वेश्चन होता है आपका कि ड्रग ऑफ चॉइस से एक क्वेश्चन आता ही आता है कि किसी भी डिजीज की जो है ड्रग ऑफ चॉइस जो आपसे पूछ ली जाती है। यहाँ पूछा है कि ड्रग ऑफ चॉइस इन इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है।
ऑप्शन ए आपके पास में क्या आप मैनिटोल देते हो, ऑप्शन बी आपके पास में फेनिटोइन देते हो, ऑप्शन सी आपके पास में डायजीपम, एंड ऑप्शन डी आपके पास में नाइट्रोग्लिसरीन। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आईवी मैनिटोल। यानी कि मैनिटोल जो है वो कैसा होता है, हाइपर ऑस्मोटिक। हाइपर ऑस्मोटिक होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो फ्लूइड है उसको क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब करवाता है, और फिर कहाँ से, किडनी के थ्रू, किडनी क्या करेगी, उसको एक्सक्रीट कर देगी, ठीक है। यानी कि आपका जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो फ्लूइड है उसको किस में, इंट्रा वेस्कुलर फ्लूइड में कन्वर्ट करता है कौन, मैनिटोल। क्यों, हाइपर ऑस्मोटिक है, इसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ऑस्मोलरिटी ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर क्या होगा कि ये एब्जॉर्ब करेगा एक्स्ट्रा जो वाटर है, पेरिफेरल जो टिश्यूज के अंदर जो वाटर है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके उस को कहाँ, ब्लड में ले आता है। और ब्लड कहाँ जाता है, जैसे ही किडनी के पास जाता है वहां से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है किडनी के थ्रू। इस तरीके से जो आईसीपी है वो डिक्रीज होता है, यानी कि आपका एसटीपी क्या रहता है, नॉर्मल मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, आपके लंग्स जो कैपेसिटीज जो होती है, ठीक है, उनका होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ तो एक बार में जब आप क्या करते हो, इंस्पिरेशन करते हो, ठीक है, ब्रीदिंग में जो इंस्पिरेशन जो स्टेज होती है उसके अंदर आप कितनी एयर को क्या करते हो, इनहेल करते हो, उसका अमाउंट क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है। तो मैं बात करता हूँ टाइडल वॉल्यूम की, तो ऑप्शन ए आपके पास में 100 ml, ऑप्शन बी आपके पास में 400 ml, ऑप्शन सी आपके पास में 6000 ml, एंड ऑप्शन डी आपके पास में 500 ml। तो अपना आंसर जो है आप गैस कर लीजिए। तो यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो रहने वाला आपका 500 ml इज द राइट आंसर। चलिए एक टेबल के थ्रू अपन देखते हैं कि किस तरीके से आपका वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज जो है मेंटेन रहती है। तो इस एक्सेस पे लिया अपन ने लंग वॉल्यूम्स, इस एक्सेस पे लिया अपन ने टाइम, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि ये आपने क्या मान लिया, बेस लाइन मान लिया कि यहाँ पे अगर आपकी इंस्पिरेशन चलती रहती है, एक्सपिरेशन चलती रहती है, तो ये तो क्या हो गया, वी टी, यानी कि टाइडल वॉल्यूम, टी फॉर टाइडल, वी फॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम्स जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वाला एयर का वॉल्यूम होता है जो हमेशा आपके लंग्स के अंदर रहता है, वो आपके लंग्स को कोलैप्स होने के, आपकी जो एल्यूलाइज होती हैं उसके अंदर हमेशा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपके एल्यूलाइज जो होता है उसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो है जिसको आप फोर्सफुली एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद में आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर सकते हो। जो आप फोर्सफुली जो एक्सपिरेशन करके जो एयर को बाहर निकालते हो वो क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और मैंने बताया कि रिजर्व रेजिडुअल जो वॉल्यूम है तब वो एयर होती है जो कभी भी किसी भी केस में आप उसको क्या नहीं कर सकते, एक्सपिरेट नहीं कर सकते। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है कि नॉर्मल सांस लेने के बाद में, एक नॉर्मल सांस लेने के बाद में और आप कितनी एयर को फोर्सफुली क्या कर सकते हो, इनहेल कर सकते हो, तो उस अमाउंट को अपन क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका अमाउंट कितना होता है, 2500 ml। जैसा कि आपने बताया कि टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट कितना होता है, 500 ml, ठीक है। इसके अलावा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कितना होता है आपका, 1500 ml। और इसी तरीके से 1500 ml क्या होता है आपका, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। क्लियर है। ये 500 ml जो है वो हमेशा चेंज होता था, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जैसे जैसे चलता रहेगा, तो ये 500 ml अंदर एंड बाहर जो है आपका होता रहेगा। अब देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई कि आप नॉर्मली और फोर्सफुली टोटल कितना एयर को क्या कर सकते हो, इनहेल कर सकते हो। तो नॉर्मली तो कितना कर रहे थे, 500 ml, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने क्या बताया कि फोर्सफुली इनहेल, एक नॉर्मल इनहेलेशन के बाद में फोर्सफुली जो इनहेल की हुई एयर का अमाउंट था वो क्या था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आई सी क्या हो गया आपका, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये कितना हो गया, IRV और वाइटल सॉरी टाइडल वॉल्यूम को जो अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगी आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई आपकी, 3000 ml हो गई। कितनी हो गई, 3000 ml हो गई, ठीक है। इसी तरीके से मैं बताता हूँ
फ्रैक्शनल रिजर्व कैपेसिटी, फ्रैक्शनल रिजर्व कैपेसिटी कितनी होती है आपकी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम की क्या होती है, दोनों का टोटल जो होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शनल रिजर्व कैपेसिटी ये कितना होता है, रेजिडुअल कैपेसिटी सॉरी, फ्रैक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी रहती है आपकी 3000 ml। तो इंस्पायरेटरी और एफआरसी दोनों की दोनों कितनी है 3000 ml। वाइटल कैपेसिटी की मैं बात करता हूँ कि कितनी एयर को आप अंदर और बाहर कर सकते हो। तो देखिए मैंने बताया था कि नॉर्मल तो आपका 500 ml टाइडल वॉल्यूम तो है ही, टाइडल वॉल्यूम के अलावा आप कितनी एयर टोटल इनहेल कर सकते हो, कितनी टोटल एयर क्या कर सकते हो, एक्सहेल करते हो। ठीक है, तो यानी कि ईआरवी, टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी, इन तीनों का टोटल क्या होगा आपका वाइटल कैपेसिटी, जो कितना होता है 4500 ml, कितना होता है 4500 ml। एंड टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी की मैं बात करता हूँ कि आपकी फोर्सफुली इंस्पिरेशन के द्वारा भी, फोर्सफुली एक्सपिरेशन के द्वारा भी, रेजिडुअल वॉल्यूम भी, ठीक है, और टाइडल वॉल्यूम भी, इन सभी का टोटल कितना होता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी, ये कितना होता है 6000 ml। ये भी बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये सारे वॉल्यूम्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं अपन। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस के अंदर मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा देखने को मिलता है, और बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर एक एग्जाम का जो फैक्ट क्वेश्चन है कि हर एक एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिख ही जाएगा। तो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन इज, ऑप्शन ए आपके पास में कूलेज फ्रैक्चर, ऑप्शन बी आपके पास में पोर्ट्स फ्रैक्चर, ऑप्शन सी आपके पास में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, एंड ऑप्शन डी आपके पास में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो फटाफट से अपना आंसर जो आप चूज कर लीजिए, देन अपन राइट आंसर जो है शो करते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। कौन सा होगा आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। देखिए बात करते हैं अपन सबसे पहले कि आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है। तो एक ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर अकर्स व्हेन ए बोन बेंड्स एंड क्रैक, आपकी बोन क्या होती है देखिए बैंड हो जाती है और एक साइड से क्या हो जाती है क्रैक हो जाती है। यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो क्या होगी, पहले तो बोन क्रैक हो गई और फिर क्या हो गई बैंड हो गई। ठीक है, देखिए इसके अंदर इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग कम्प्लीटली, इसमें देखिए आपकी बोन जो है कम्प्लीटली क्या नहीं हो रही है, ब्रेक नहीं हो रही है, सिर्फ एक साइड से ब्रेक हो रही है और एक साइड से क्या हो रही है बैंड हो रही है। एंड सेपरेट इनटू पीसेस, ठीक है, कंप्लीटली ब्रेक होकर सेपरेट नहीं होते किसमें पीसेस में। द फ्रैक्चर लुक्स सिमिलर टू व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू ब्रेक ए स्मॉल ग्रीन ब्रांच ऑफ ट्री। आपका जो हरी लकड़ी जो होती है उसको आप जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हो उस दौरान वो क्या होती है, एक तरफ से बैंड हो जाती है, एक तरफ से उसके अंदर क्या होता है ब्रेक देखने को मिलता है। इसी वजह से ग्रीन स्टिक का मतलब क्या होता है हरी लकड़ी, कि इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है क्या, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है वो कब कब तक की एज तक देखने को मिलेगा आपको, 10 ईयर ऑफ द एज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये इमेज आपका देखिए आप ध्यान से, इसके अंदर देखिए ये जो इसका लिया गया फोटो, इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि एक तरफ से तो आपकी जो बोन है वो क्या हुई है ब्रेक हुई है एंड वो क्या हो गई है बैंड हो गई है। जिस तरीके से आपकी हरी लकड़ी को आप तोड़ने की कोशिश करते हो उसी तरीके से उसी पैटर्न में ये क्या हो जाता है ब्रेक होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। और कब देखने को मिलता है, लेस देन 10 ईयर ऑफ द एज के अंदर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका पोर्ट्स फ्रैक्चर। पोर्ट्स फ्रैक्चर का हमने यहाँ पे जो है एक्सरे प्रेजेंटेशन डाला है, अभी 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका एक्सरे से। अभी लास्ट टाइम जो नोट सेट 2022 भी हुआ था, इसके अंदर भी एक्सरे का जो है इमेज उसने दिया था और पूछा गया था कि इस एक्सरे में क्या शो हो रहा है। ठीक है, तो पोर्ट्स फ्रैक्चर की मैं बात करता हूँ तो ये क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ दैट डिस्टल फिबुला, जो आपकी डिस्टल फिबुला होती है इसका क्या होता है फ्रैक्चर होता है। 2-3 इंचेस प्रोक्सिमल टू द एंकल, जो आपका एंकल होता है ये क्या है आपका एंकल है, इसके प्रोक्सिमल यानी कि इसके 2-3 इंचेस के अब वो क्या होता है ब्रेक होता है। इफेक्टिवली इफ फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द एंगल, एंकल, एंकल का भी क्या होता है डिसलोकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। आपके एंकल में भी क्या होता है डिसलोकेशन होता है। जैसे आपकी फिबुला जो होता है इसके अंदर क्या होता है ब्रेक होता है, उसमें ब्रेक होने की वजह से क्या होता है आपका जो एंकल का डिसलोकेशन भी वहां पे देखने को मिलता है, इन्वॉल्विंग फ्रैक्चर ऑफ द फिबुला। ठीक है, डिसरप्शन ऑफ द deltoid ligament with an intact tibiofibular ligament resulting in lateral displacement of the talus। जो talus जो होता है उसका क्या होता है lateral displacement होता है। क्यों होता है कि आपके जो deltoid ligament होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसके अंदर टिबियोफिबुलर जो लिगामेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं इंटैक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से आपका जो टेलस जो बोन होता है इसका क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो ये एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है पोर्ट फ्रैक्चर का।
पोर्ट फ्रैक्चर के बारे में आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि कौन सी बोन का होता है, तो फिबुला बोन का जो डिस्टल फिबुला के जो फ्रैक्चर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोर्ट फ्रैक्चर बोलते हैं। और इस तरीके का आपका डायग्राम जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कुलेज स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करता हूँ तो कुलेज स्ट्रक्चर के देखिए, कुलेज स्ट्रक्चर इज एन ब्रेक इन द रेडियस, आपकी जो रेडियस बोन होती है हैंड की उसके अंदर क्लोज टू द रिस्ट, क्लोज टू द रिस्ट, ये आपकी क्या थी, रिस्ट थी, इसके क्लोज में अगर आपकी रेडियस बोन का क्या होता है, फ्रैक्चर होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कुलेज फ्रैक्चर। इट वॉज नेम्ड फॉर द सर्जन हु फर्स्ट डिस्क्राइब, कुलेज क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि इसको जिस सर्जन ने जो क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, फर्स्टली जिसने इसको डिस्क्राइब किया था उसी के नाम पे इसका क्या नाम पड़ा था, कुलेज फ्रैक्चर पड़ा था। टिपिकली द ब्रेक इज लोकेटेड अबाउट एन इंच बिलो वेयर द बोन जॉइंट्स टू द रिस्ट, आपकी जो रिस्ट होती है उसको जहां आपकी रेडियस बोन क्या करती है, जॉइंट करती है, उससे जस्ट 1 इंच बिफोर जो फ्रैक्चर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कुलेज फ्रैक्चर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए अपन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है कि ये तब अकर होता है एरियाज ऑफ द वीकन बोन एट्रीब्यूट टू देयर प्राइमरी मैलिग्नेंट लीजन। देखिए क्या होता है, बोन के अंदर कोई भी डिफॉर्मिटी या उसकी बनावट में हो या उसकी जो मैं बोलूँ कि उसके स्ट्रोंगनेस जो आपकी बोन की होती है वो किसी भी वजह से अगर डिस्टर्ब हो रही है तो उस वजह से जो फ्रैक्चर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इसमें देखिए क्या क्या रीजन हो सकता है आपका कि मेलिग्नेंट लीजन यानी कि कोई भी कैंसरस कंडीशन हो सकती है, कोई भी नॉन कैंसरस लीजन हो सकते हैं, मेटास्टेसिस भी हो सकता है, या अंडरलाइन मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज। मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज अगर होंगी तो आपकी जो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सारे के सारे जो मिनरल्स जो है वो क्या नहीं होंगे, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और ये मिनरल्स अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो आपकी बोन की जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से भी वो क्या होगी, थोड़ी स्मूथ हो जाएगी या फिर प्रोन टू फ्रैक्चर रहेगी, ठीक है। विद द कॉमन फैक्टर बीइंग अल्टर्ड स्केलेटन बायोमैकेनिक्स सेकेंडरी टू द पैथोलॉजिकल बोन। तो ये होता है आपका पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ये इसी तरीके से अपने चारों के चारों जो फ्रैक्चर यहाँ पे जो डिस्कस हुए हैं वो अपने अच्छे से इलेबोरेट यहाँ पे कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन यू विल टेक इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में हर बार आता है, और नॉर्थ साइड का तो बिल्कुल आपका फैक्ट क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो है क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इन्होंने यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि किसी भी पर्सन को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन होती है तो आपका जो प्राइमरी या इमीडिएट जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो क्या रहेगा। ऑप्शन है आपके पास में इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऑप्शन बी आपके पास में स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी आपके पास में इन्फॉर्म टू द ब्लड बैंक, एंड ऑप्शन डी आपके पास में है मॉनिटर वाइटल साइन। फटाफट से अपना राइट आंसर आप चूज कर लीजिए। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या होगा, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसकी जो मैं सीक्वेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए एक सीक्वेंस होती है आपकी, सबसे पहले स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपने क्या कर दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दिया। देखिए ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में होगा। अभी एक होता है आपका फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड के अंदर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप नहीं करना, उसकी जो रेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन है उसको अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्या कर दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दिया, देन अपने को कीप आईवी लाइन ओपन। ऐसा क्यों करना है कि आपने जो आईवी लाइन है, जो कैनुला है, उसके अंदर आपको क्या करना है, नॉर्मल सेलाइन आपको पुश करना है ताकि वो क्या रहे, ओपन रहे, उसके अंदर कोई भी टाइप का क्लॉट ना हो। किसी भी इमरजेंसी कंडीशन से डील करने के लिए आपको एक आईवी एक्सेस की वहां पे जरूरत पड़ेगी, तो वो आईवी एक्सेस आपके पास में होना जरूरी है, क्योंकि ब्लड रिएक्शन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वहां पे अकर हुआ है जो कि एक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड वन, तो थर्ड वन आपका इन्फॉर्म टू द एचसीपी, इन्फॉर्म टू द एचसीपी। अभी रिसेंटली किसी क्वेश्चन आजकल जो है एग्जाम का पैटर्न वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि आफ्टर स्टॉपिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हाट विल बी द नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई, आपने ब्लड को जो ट्रांसफ्यूजन को क्या कर दिया, स्टॉप भी कर दिया है। आफ्टर स्टॉपिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपका नेक्स्ट काम क्या होगा। अब वो या तो ऑप्शन में दे देंगे कीप आईवी लाइन ओपन, या दे देंगे एचसीपी को इन्फॉर्म करना है, या फिर वो दे देंगे स्टार्ट ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर वो कोई भी दे देंगे कि स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स,
ठीक है। तो उस केस में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपकी जो सीक्वेंस है वो यही रहनी है कि स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कीप आईवी लाइन ओपन, देन आपको एचसीपी को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद में आपको जो फोर्थ वन है यहाँ पे, ये क्या होगा आपका वाइटल साइन मॉनिटरिंग। वाइटल साइंस को आपको क्या करना है, मॉनिटर वहां पे करना है। तो ये आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। अगर वाइटल साइंस में अब जैसे उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, या फिर मैं बात करता हूँ कि सैचुरेशन अगर उसका डाउन है, तो आपको क्या करना है नेक्स्ट, तो स्टार्ट ऑक्सीजन आपको क्या करना है वहां पे स्टार्ट करना है। इस तरीके से ये एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड। इसके लिए आपको जो है अपना वीडियो हम बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप ये पूरी चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड क्वेश्चन जो इन्फेक्शन है वो मोस्ट कॉमनली कौन सा है। ऑप्शन ए आपके पास में सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ऑप्शन बी आपके पास में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी आपके पास में है यूटीआई, एंड ऑप्शन डी आपके पास में है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यूटीआई इज द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, यूटीआई जो है आपका मोस्ट कॉमनली एक्वायर्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो है इन्फेक्शन होता है, कौन सा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कौन सा होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं अपन, विटामिन विच हेल्प्स इन द वुंड हीलिंग। कौन सा जो विटामिन है वो वुंड हीलिंग में यूज आता है, हेल्प करता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी आपके पास में विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका विटामिन सी। इसके बाद में अपन एक टेबल में देखेंगे कि किस तरीके से आपका कौन कौन सा विटामिन है और क्या क्या यूज होता है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ विटामिन ए की। विटामिन ए को अपन बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, विटामिन ए की वजह से देखिए व्हाट इज डज, ये क्या क्या करता है आपकी बॉडी में, किस किस में आपका यूज होता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि आपका ग्रो एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये यूज होता है, इम्यून फंक्शंस में ये यूज होता है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी, और मोस्ट यूजुअली ये क्या है किसमें, विजन में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, वेयर इट इट फाउंड, कि किस किस फूड जो सब्सटेंस के अंदर है वो ये यूज होता है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैंटालूप्स के अंदर होता है आपके कैरेट्स में, कैरेट्स में मोस्ट कॉमनली होता है बीटा कैरोटीन, इसका क्या होता है, प्रीकर्सर होता है बीटा कैरोटीन, जो कि इसके अंदर होता है आपके कैरेट में, जो क्या होता है विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। क्या होता है, प्रीकर्सर होता है। तो इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है, एग में प्रेजेंट होता है, फोर्टिफाइड जो सीरियल्स होते हैं उनके अंदर होता है, जीएलवी ग्रीन लीफ वेजिटेबल जो होता है जैसे स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गया, इनके अंदर प्रेजेंट होता है, पंपकिन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, रेड पेपर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, स्वीट पोटैटोज के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी के साथ में इसकी जो डेली रिकमेंडेड जो वो होता है वो कितना होता है, 5000 यूनिट। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि आपकी जो विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, कितनी, 5000 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो आपको डेली चाहिए होती है किसकी, विटामिन ए की। कौन से विटामिन की, विटामिन ए की जो है 5000 यूनिट आपको डेली चाहिए होती है। नेक्स्ट आपका विटामिन बी 6। ठीक है, विटामिन बी 6 की मैं बात करता हूँ तो पायराडॉक्सिन इसका नाम है। ठीक है, इसका जो फंक्शन है वो क्या क्या होता है, इम्यून फंक्शंस होता है, नर्वस सिस्टम में का काम होता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इसका काम होता है, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी आपका विटामिन बी 6 जो है वो यूज होता है। ठीक है, पायराडॉक्सिन अभी अपन ने पढ़ा था किसका एंटीडोट था, आपके आइसोनियाजिड का। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखनी है, जो टीबी एंटी टीबी जो होती है, एंटी टीबी जो ड्रग होती है, इनको कभी भी डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ यूज नहीं करते। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके एब्जॉर्प्शन में ये क्या करती हैं, डिस्टरबेंस कोज करती है। देखिए अब मैं बात करता हूँ कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके स्पीच के अंदर प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स के अंदर, अदर देन सिट्रस, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर विटामिन बी 6 प्रेजेंट नहीं होता। ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी खट्टे होते हैं जैसे आपका नींबू हो गया, आंवला हो गया, उनमें विटामिन बी 6 प्रेजेंट नहीं होता है। पोटेटोज हो गए आपके, सैल्मन हो गया,
टूना हो गया, इन सभी के अंदर प्रेजेंट होता है। डेली रिकमेंडेड वैल्यूज की अगर बात करता हूँ तो 2 mg आपको डेली किसकी विटामिन B6 की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपका विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, देखिए इसके जो फंक्शंस होते हैं कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, नर्वस फंक्शंस में आपका यूज होता है, एंड रेड ब्लड प्रोडक्शन में भी ये क्या होता है, हेल्प करता है। अगर मैं बात करता हूँ कि कहाँ कहाँ मिलता है तो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एग्स के अंदर, फोर्टिफाइड सीरियल्स के अंदर, मीट्स के अंदर, पोल्ट्री के अंदर होता है, सी फूड्स के अंदर भी काम तो सलमन एंड अडोक एंड टूना जो फिश होती है उसके अंदर आपका विटामिन B12 एविडेंटली प्रेजेंट होता है। डेली अगर अलाउंसेस की मैं बात करता हूँ कि कितनी आपकी बॉडी को नीड होती है तो 6 माइक्रोग्राम जो है डेली आपकी नीड होती है बॉडी की। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड की मैं बात करता हूँ, एक एंटीऑक्सीडेंट इसका रोल होता है, ठीक है। कोलेजन एंड कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन, मैंने बताया था हीलिंग, हीलिंग में भी इसका यूज होता है, वुंड हीलिंग एंड इम्यून फंक्शन भी इसका होता है। विटामिन सी जो है मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे ब्रोकली हो गया, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स हो गए, ठीक है, कैंटालोप्स हो गए, सिट्रस फ्रूट्स एंड जूसेस, एग्जांपल ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट, ठीक है, कीवी फ्रूट्स हो गए, पेपर्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, टोमेटो एंड टोमेटो जूस के अंदर जो है प्रेजेंट होता है आपका विटामिन सी। डेली रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो कितनी होती है, 60 mg होती है। विटामिन डी, न्यूट्रिएंट ऑफ कंसर्न ऑफ मोस्ट अमेरिकन, विटामिन डी है न्यूट्रिएंट ऑफ कंसर्न ऑफ मोस्ट अमेरिकन। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको नेक्स्ट जो आपका एग्जाम हो उसी में आपको एक क्वेश्चन मिल जाए कि न्यूट्रिएंट ऑफ द कंसर्न फॉर मोस्ट अमेरिकन कौन सा है, तो कौन सा है आपका विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, न्यूट्रिएंट ऑफ द कंसर्न, ठीक है, किसके लिए, अमेरिकन के लिए। देखिए क्या क्या यूज होते हैं, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में होता है आपका, क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम का जो है विटामिन डी कैल्शियम में रोल करता है, ठीक है, कोलिकैल्सिफेरॉल इसका नाम होता है, ठीक है। तो कैल्शियम जो है आपकी ब्लड वेसल्स की जो वो मस्कुलर जो लेयर होती है उसके अंदर यूज होता है। इस तरीके से ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में, बोन ग्रोथ के लिए होता है, कैल्शियम बैलेंस के लिए होता है, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए होता है, इम्यून फंक्शन होता है, उसका नर्वस सिस्टम फंक्शन भी होता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एग के अंदर प्रेजेंट होता है, फिश के अंदर, फिश में भी हेरिंग, मकरेल, सैल्मन, टोट एंड टूना, ठीक है। इसके अलावा फिश लीवर ऑयल में मोस्ट एब्डोनेटली प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, फिश लीवर ऑयल के अंदर। फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड सीरियल हो गए, फोर्टिफाइड मार्गरेन्स हो गए, ऑरेंज जूस हो गया, सोया ब्रेजरेज यानी कि सोया मिल्क के अंदर भी क्या होता है आपका विटामिन डी प्रेजेंट होता है। डेली रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो 400 इंटरनेशनल यूनिट इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से आपका विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। इसकी बात करता हूँ तो एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसका फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर यूज होता है, इम्यून फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं किसको, विटामिन ई को क्या बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा होता है आपका, विटामिन ई, ठीक है। अच्छा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है आपके फोर्टिफाइड सीरियल्स के अंदर, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, नट्स एंड सीड्स के अंदर, पीनट एंड पीनट बटर के अंदर, वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है इसकी, 30 इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन के, विटामिन के क्या होता है आपका, विटामिन के की मैं अगर बात करता हूँ ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग बोन बनाता है। कहाँ का प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, स्विस कार्ड के अंदर और मस्टर्ड ग्रीन्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। डेली रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ तो 80 माइक्रोग्राम, 80 mcg ऑफ विटामिन के। विटामिन के की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 80 माइक्रोग्राम प्रेजेंट डेली रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का सेशन अपन यहीं से फिनिश करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी होगी, अगर प्लीज़ अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट जो सेशन के अंदर।